आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी, और अपना तैयारी बिल्कुल 100% देकर आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका ये मेरे स्कूल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का आपका लेक्चर नंबर 2 है जी, मतलब ये आपका दूसरा क्लास है जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपका क्लास 2 दिन बंद हो गया जी। इसका रीजन, इसका कारण मेरे सुनो सिंपल सा है जी, कि हमारे यहाँ मेरे स्कूल क्या हो गया चुका था जी, ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, बिजली नहीं आ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे स्कूल हम आपको क्लास 2 दिन नहीं दे पाए, इसके लिए रियली आपके लिए सॉरी जी। अब आपका क्लास कंटिन्यू होगा जी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिल्कुल बेहतर ढंग से हम मेरे स्कूल पढ़ाएंगे, और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा ही जाएगा आज की क्लास से जी। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर आप क्लास में बने रहिएगा जी। ठीक है, और मेरे स्कूलों आपको हम ये भी बताएंगे कि इस चैप्टर से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है जी। ठीक है, पिछले क्लास में आपको हम नहीं बताए थे मेरे सुनो, आज क्लास में बताएंगे मेरे सुनो, क्योंकि हमें लगा कि कुछ और हमें टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, तब हमें बताना चाहिए, तब आपको परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अपवाद के बारे में जी। ठीक है, आप देखेंगे हर जगह हर फील्ड में अपवाद है जी। ठीक है जी, अगर आप देखिए स्टूडेंट में, तो एक स्टूडेंट अगर पढ़ने में बेहतर है, तो एक स्टूडेंट पढ़ने में मेरे स्कूल क्या जी बेहतर नहीं, तो हर जगह अपवाद आपको देखने को मिलेगा। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से, विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है जी, तो कहेगा चांदी है। ठीक है जी, विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है जी, चांदी। ठीक है जी, चालक क्या होता है समझते हैं ना, बिल्कुल आप समझते हैं। फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर मेरे स्कूल आपको हम 4 में पढ़ा चुके हैं जी, कि चालक क्या होता है। तो चांदी क्या है जी, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, मेरे स्कूल 100 mg मतलब मिलीग्राम अगर आपके पास चांदी है जी, ठीक है, तो आप 200 मीटर तक तार मेरे स्कूल खींचा जा सकता है। कितना, 100 मीटर तक जी, तो 200 मीटर तक आप 100 मेरे स्कूल मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर तक आप तार खींच सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम बता चुके थे कि विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है जी, चांदी, पिछले क्लास में। लेकिन हमें और ये आपको नहीं बताए थे मेरे स्कूल, इसलिए मैं क्या कर दें आज की क्लास में इसको ऐड कर दिए। सबसे तन्य धातु कौन है जी, तो सोना, आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। और अब बिल्कुल भली बात जानते हैं 1 ग्राम सोना से हम कितना किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं जी, तो कहेगा 2 किलोमीटर तक हम मेरे स्कूल क्या कर सकते हैं, हम तार खींच सकते हैं, अगर 1 ग्राम हमारे पास सोना है तब जी। ठीक है, 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। आगे समझिए जी, मेरे स्कूल द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है जी, तो कहेगा पारा या मरकरी, इसी को कहा जाता है मेरे स्कूल। ठीक है, कोई व्यक्ति उसका 2 नाम होता है कि नहीं, बिल्कुल जी। ठीक है जी, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका गांव में नाम है मेरे स्कूल कोई अलग नाम है, ठीक है, गोलू, और उसको मेरे स्कूल कहीं शहर में उसका नाम है राजा। ठीक है जी, तो व्यक्ति तो एक ही है, तो कहेगा बिल्कुल है। ठीक है जी, तो इसी तरह से पारा कहिए या मरकरी कहिए जी। ठीक है जी, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का कौन है, आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा तो क्या बता सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं, पारा Mg। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं 100%। ठीक है जी, आगे समझिएगा मेरे स्कूल, आगे आपको समझना है। ठीक है, द्रवावस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन है जी, तो ब्रोमीन। कौन जी, ब्रोमीन। ठीक है जी, कौन है जी, ब्रोमीन है। समझ रहे हैं, कौन है जी, ब्रोमीन है। नेक्स्ट समझिएगा, एकमात्र चमकीला अधातु कौन है जी, तो सीसा या लेड। ठीक है जी, जिसका संकेत होता है Pb। पारा या मरकरी का संकेत क्या होता है, इसको बताना है मेरे सुन। और पारा का परमाणु संख्या आप जानते हैं कितना होता है जी, 80 होता है। ठीक है जी, समझ रहे हैं, पारा का परमाणु संख्या 80 होता है, इसका संकेत आपको कमेंट में बताना है। आगे समझ लीजिए, एकमात्र अधातु जो विद्युत का क्या है जी, सुचालक है, जो कौन है जी, ग्रेफाइट। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा मेरे स्कूल की। ठीक है, कि बताइए एकमात्र अधातु का नाम जो विद्युत का सुचालक है, तो कहेगा ग्रेफाइट। ठीक है जी, आपसे पूछेगा द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम बताइए, बताइएगा पारा जी। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले,
ठीक है जी। द्रवावस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम बताइए, तो कहेगा ब्रोमीन जी। एकमात्र चमकीला चमकीला अधातु का नाम बताइए जी, तो कहेगा ब्रोमीन, ठीक है जी। सॉरी, सीसा या लेड जी, ठीक है। एकमात्र चमकीला धातु का नाम बताना मेरे स्कूल, तो क्या बताइएगा, सीसा या लेड जी, ठीक है जी। एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक हो, ग्रेफाइट है। आगे समझिएगा जी। वे तत्व जिसके मेरे स्कूल बाहाइन मेरे स्कूल बहा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वे तत्व जिसके मेरे स्कूल बाहाइनतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, धातु कहलाते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर अपवाद है जी, एक हाइड्रोजन और एक आपका क्या जी, मेरे स्कूल हीलियम, ठीक है जी। इसके मेरे स्कूल बाहाइतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 1 और 2 होता है, फिर भी क्या है जी, ये अधातु है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के मेरे सुनो बाहाइतम, ठीक है जी, मेरे सुनो बाहाइतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी क्या है जी, ये एक अधातु आपका हाइड्रोजन हीलियम जी, ठीक है जी। समझ रहे, यहाँ पर अपवाद है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। हाइड्रोजन है और हीलियम में क्या है, अधातु है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2 होते हैं, फिर भी क्या जी, अधातु है, ठीक है जी। मतलब ये अपवाद है। आगे समझिए जी। चांदी का मेरे सुनो लेटिन नाम क्या है जी, तो कहेगा अर्जेंटम, क्या जी, जो चांदी है जिसका संकेत मेरे सुनो AU है, ठीक है जी, इसका संकेत AG है जी, ठीक है, AG है जी, ठीक है जी। किसकी वजह से इसका संकेत है जी, तो इसका मैं कहूँ जो लैटिन नाम है चांदी का, उसका लैटिन नाम क्या है जी चांदी का, तो कोई का अर्जेंटम है, इसके लिए इसका संकेत AG होता है। और सोना का लैटिन नाम है मेरे सुनो औरम, इसलिए इसका संकेत AU होता है, ठीक है। क्या आप ये सारे बताएं, समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, इसमें आपको याद रखना है, ठीक है जी। आपको इसमें क्या करना है जी, याद रखना है। आपसे पूछेगा एकमात्र एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, तो कौन है जी, तो कहेगा एकमात्र मेरे सुनो अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, कौन है जी, ग्रेफाइट। पूछेगा आपसे एकमात्र चमकीला अधातु कौन है जी, तो कहेगा सीसा या लेड है, ठीक है जी। समझ गए, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी। अब हम इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको उसको भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका मेरे स्कूल वहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा जी। आप हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल अब ध्यान से आपको समझना होगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। आपको समझना क्या मेरे स्कूल, आपको जो हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं जी, उसको आपको याद करना पड़ेगा जी, ठीक है, ठीक है मेरे स्कूल। जिसको याद करना पड़ता है मेरे स्कूल में, ठीक है जी, तो उसको अगर आप समझ के याद करते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक याद रख पाइएगा, ठीक है जी। आप उसको मेरे स्कूल आपको जल्दी याद होगा जी, आपको रटना नहीं पड़ेगा जी, ठीक है। तो ये सभी जितने हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं मेरे स्कूल, इस पर मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, अभी अभी नहीं बनाया मेरे स्कूल, लेकिन मैं बनाऊंगा, इस पर एक आपको वीडियो दूंगा, ठीक है जी। लेकिन आप यहाँ पर समझ लीजिए, आपको याद करना है मोटा मोटी जी, ठीक है। ट्रिक बनाने में क्या रहेगा मेरे स्कूल, ट्रिक अगर हम बनाएंगे तो समय देना पड़ेगा, बिना समय का तो ट्रिक बनेगा नहीं, ठीक है मेरे स्कूल। तो अभी हमारे पास समय कम है, ठीक है जी, इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। और फिर हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम ट्रिक देंगे, जिससे आप ट्रिक की मदद से याद रख पाइएगा, ठीक है। तो पहला है कि प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है जी, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे अगर पूछा जाए मेरे स्कूलों की सबसे अधिक प्रकृति में सबसे अधिक तत्व प्रकृति में पाए जाने वाला कौन है जी, तो कहिएगा हाइड्रोजन। पृथ्वी में मेरे स्कूल सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन है जी, तो ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है जी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है जी, तो नाइट्रोजन है, कौन है, नाइट्रोजन है जी, ठीक है। आगे समझिएगा जी। क्या आपको याद हो गया मेरे स्कूल, याद हो गया, एक बार में याद नहीं होता है, कभी कभी
मेरे स्कूल में बहुत कम ही स्टूडेंट को एक बार में याद होता है, लेकिन और जो स्टूडेंट होते हैं उसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार में याद हो जाता है जी। पूछा जाए प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो कहेगा हाइड्रोजन। कौन जी? हाइड्रोजन। पूछे पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो कहेगा ऑक्सीजन। पृथ्वी पे क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता महसूस, तो कहेगा बिल्कुल होता है। पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, नाइट्रोजन। ठीक है जी। तो 1 2 बार आप 3 बार, ठीक है, आपको मेरे सुनो रिविजन करना है, ठीक है जी, जिससे आप याद रख पाइएगा। नेक्स्ट है सबसे पुराना तत्व कौन है जी? तो हाइड्रोजन। सबसे पुराना तत्व कौन है जी? हाइड्रोजन। सबसे नया तत्व आपका कौन है जी? तो ओगने सॉन। कौन है जी? ओगने सॉन। ठीक है जी। ये सबसे नया तत्व है मेरे सुनो, जिसका परमाणु संख्या 118 है। ठीक है जी। क्या है जी? इसका परमाणु संख्या कितना? 118। ठीक है जी। सबसे नया तत्व कौन है जी? ओगने ओगने सॉन। ठीक है जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे कठोर तत्व जी, बिल्कुल भली बात जानते हैं, हीरा जी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप जब क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि नहीं। ठीक है जी। आगे समझिए सबसे मुलायम तत्व कौन है जी? तो सीजियम। कौन है जी? सीजियम। ठीक है मेरे सुनो, सबसे अगर आपको पूछा जाए मुलायम, ठीक है जी, तत्व कौन है जी? तो सीजियम। ठीक है जी। इस पर हमें ट्रिक बिल्कुल जल्द ही बनाना पड़ेगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल आपको बिल्कुल जल्द ही हमें बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे बहुत जल्द। ठीक है जी। संडे आपको मिल जाएगा इस पर ट्रिक जी। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अगर समझिए सबसे हल्का तत्व जी, हाइड्रोजन। ठीक है जी। सबसे हल्का तत्व कौन है जी? हाइड्रोजन है। ठीक है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। ठीक है जी। मेरे सुनो, हमारे अनुसार जो सबसे हल्का तत्व है वो ये कौन है जी? हाइड्रोजन। लेकिन आपको सुनने के लिए ये मिलता होगा जी कि सबसे हल्का तत्व हीलियम है, जो हमारे जो एरोप्लेन होते हैं उसके टायर में भरा जाता है जी। ठीक है, और टायर में क्या होता है मेरे सुनो? हीलियम ही गैस भरा होता है जी। ठीक है जी। समझ रहे? तो इसको एक बार हम और बेहतर ढंग से चेक करके आपको बताएंगे जी। हमारे अनुसार तो ये सही है कि हाइड्रोजन ही सबसे हल्का तत्व है जी। ठीक है। सबसे मेरे सुनो भारी तत्व जानिए जी, कौन है जी? यूरेनियम। ठीक है जी। कौन है जी? यूरेनियम। परमाणु संख्या के आधार पर अगर सबसे भारी तत्व पूछे तो कौन है जी? तो ओगने सॉन। ठीक है जी। ओगने सॉन। समझ रहे? समझ रहे? बताइए। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ। इसका परमाणु संख्या कितना है जी? 118। ठीक है जी। 118 है। अब समझिएगा मेरे सुन, सबसे हल्का धातु कौन है जी? तो कहेगा लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। कौन है जी? सबसे भारी धातु ओस्मियम है जी। ठीक है जी। ओस्मियम है जी। ठीक है। सबसे हल्का गैस कौन है जी? हाइड्रोजन। और सबसे भारी गैस कौन है जी? रेडॉन। ठीक है मेरे सुन, तो आप इसमें से सभी चीज तो आपको याद नहीं हो पाएगा होगा जी, कन्फ्यूजन आपको हो जाता होगा या आप भूल जाइएगा जी। लेकिन जब ट्रिक हम लेकर आएंगे, ठीक है जी, ट्रिक जब हम लेकर आएंगे, ठीक है जी, समझ रहे हैं? ट्रिक जब ट्रिक से आपको याद हम करवाएंगे तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा जी। हमारा जो ट्रिक होगा वो होगा जी अपना लैंग्वेज का। ठीक है जी। अपना भाषा का ट्रिक होगा जी। ठीक है जी। जो गांव मेरे सुन, जो हमारा गांव में जिस तरह से भाषा बोला जाता है ना, उस तरह से आपको हम बनाएंगे, वो कि जी बेहतर लगे। बिल्कुल हम वैसा नहीं बना देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो समझ गए जी। बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए जी। अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना मेरे सुनो मुझे मिटाना पड़ेगा जी। ठीक है, मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी। पूछा जाए आपसे कि शुद्ध सोना, ठीक है जी, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है जी? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है जी। आपको लिख लेना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है जी? तो कहेगा 24 कैरेट की। ठीक है जी। मेरे सुनो, आभूषण आभूषण बनाने योग्य जो आपका सोना होता है जी, ठीक है जी, आभूषण बनाने योग्य जो सोना होता है मेरे सुनो, वो 22 कैरेट का होता है जी।
कितना कैरेट का जी? तो कहेगा 22 कैरेट का होता है जी। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी। शुद्ध सोना 24 कैरेट का, और जो आभूषण बनाने योग्य सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है जी। मेरे सुनो, खाली सोना का आभूषण नहीं बन सकता है। ठीक है जी। ठीक है, तो उसमें से दो जो मेरे सुनो 24 कैरेट का होता है, ठीक है मेरे सुनो, शुद्ध सोना। ठीक है, लेकिन आभूषण बनने के लिए हम 22 कैरेट का ही यूज किया जाता है। दो जो दो ठो बच गया उस मेरे सुनो, वो कुछ अलग चीज रहता है, जिससे मिलाने की वजह से ये आपका आभूषण बन पाता है सोना का जी। ठीक है। नेक्स्ट मेरे सुनो, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी, कि बताइए कि मेरे सुनो, आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा कि बताइए कि वायु के संपर्क में आकर स्वतः जलने वाले तत्व। ठीक है जी। वायु के संपर्क में, ठीक है जी, वायु वायु के वायु के संपर्क में आकर वायु के संपर्क में आकर, ठीक है जी, वायु के संपर्क में आकर स्वतः, ठीक है जी, स्वतः वायु के संपर्क में आकर स्वतः जलने वाले वाले तत्व कौन है जी? तो कहेगा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है जी। ठीक है, मैंने सुनो, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। आपसे पूछा जाएगा कि किरोसिन तेल में, किरोसिन किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में किस तत्व को डुबा कर रखा जाता है जी? बताइए, किरोसिन तेल में किस तत्व को मेरे को डुबा कर रखा जाता है जी? तो आपका सोडियम, ठीक है जी, आपका पोटेशियम, ठीक है जी, आपका लिथियम। ठीक है मेरे सुनो, तो समझ रहे हैं ये चारों पॉइंट को आप समझ गए? बताइए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। आपसे पूछा है किरोसिन तेल में किस तत्व को डुबा कर रखा जाता है, तो कहेगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। वायु के संपर्क में आकर मेरे सुनो यहाँ स्वतः, मतलब समझे, मतलब स्वयं जलने वाला तत्व कौन है जी? जैसे ही उसको मेरे सुनो, वायु मतलब हवा, जैसे ही हवा के संपर्क में आकर मेरे सुनो स्वतः जलने वाला तत्व कौन है जी? मतलब वायु जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो जलने लगेगा। तो कौन सा तत्व है जी? तो कहेगा ये सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। लेकिन सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो आपका सोडियम है जी। ठीक है जी। वे मेरे इसको क्या करता है, वायु मतलब हवा से, ये दोनों तत्व से ये ज़्यादा क्रिया करता है मेरे इसको। ठीक है जी, वायु से जी। ठीक है, ये वायु इसको क्या करता है, भस्म बना देता है जी। ठीक है, मतलब ये तुरंत जल जाता है मेरे इसको, समझ गए। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का? तो 24 कैरेट का। आभूषण बनाने योग्य अगर सोना पूछा तो 22 कैरेट मारिएगा। समझ रहे, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। शुद्ध सोना मतलब 24, मतलब शुद्ध होना मतलब 24 होना। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है जी कि शुद्ध होना मतलब, शुद्ध सोना मतलब शुद्ध होना 24। ठीक है जी, शुद्ध होना मतलब 24 होना। ठीक है जी, ऐसा आपको याद रखना है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण, ठीक है जी, आभूषण ऐसे याद रखें मेरे इसको, ऐसे याद रखें। ठीक है जी, यहाँ पर शुद्ध क्या है जी? छोटा है। आभूषण कितना? आभूषण यहाँ पर बड़ा है। ठीक है जी, तो जो छोटका होगा उसका बड़ा का आंसर होगा, जो बड़ा का होगा उसका छोटा का आंसर। समझ रहे हैं? शुद्ध क्या है जी? यहाँ पर छोटा है तो इसका आंसर बड़ा, यहाँ पर आभूषण बड़ा है तो इसका आंसर छोटा। समझ गए? समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए। अब हम फिर इसको धातु के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना होगा मेरे इसको। धातु का रासायनिक गुण पढ़ेंगे, अधातु का रासायनिक गुण पढ़ेंगे जी। उसके बाद हम 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, फिर आपका क्लास समाप्त हो जाएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना आपको जी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं धातु के रासायनिक गुण जी। ठीक है, आपको धातु के 4 रासायनिक गुण हम पढ़ाएंगे जी। ठीक है जी, जो आपको क्या करना होगा मेरे सुनो, याद करना होगा जी। ठीक है, अब सिर्फ मेरे सुनो, आप क्या याद रख सकते हैं जी? सिर्फ आप मेरे सुनो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, समझ रहे मेरे सुनो, आप समीकरण को भी याद रख सकते हैं तो आप 100%, सॉरी मेरे सुनो, आप मेरे सुन जो ये दोनों में रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है आप सिर्फ ये याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो आप मेरे सुनो ये लिख सकते हैं धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं, बताइए जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए मेरे स्कूल हम चारों रासायनिक गुण धातु के पढ़ाते हैं जी, ठीक है जी। पहला रासायनिक गुण है जी कि धातुएं जब मेरे स्कूल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है जी। जब एक धातु है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ हुए क्या करेगा जी, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, या आप बोल सकते हैं मेरे स्कूल भास्मिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला गुण क्या है मेरे स्कूल, तो कहेगा धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भास्मिक या क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जी, ठीक है जी। उदाहरण समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर एक सोडियम धातु है जी, यहाँ पर मेरे सुनो ये क्या है जी, O2 लिखा हुआ, ऑक्सीजन है जी, ठीक है जी। तो ये दोनों रिएक्शन करता है, क्या पता है आपको, पता है मेरे सुनो, मतलब जब अभिक्रिया ये दोनों मिलकर करेगा मेरे सुनो, ठीक है जी, समझ रहे जी। तो आप क्या बनेगा जी, तो आपको बनेगा मेरे सुनो सोडियम, सोडियम मेरे सुनो आपका क्या इसको क्या पढ़ेंगे जी, इसको पढ़ेंगे मेरे सुनो, पढ़ते हैं यहाँ पर मेरे सुनो, आप क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं मेरे सुनो Na2O बनेगा जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं, समझ रहे मेरे सुनो, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो जब Na+O2 मिलता है तो Na2O बनता है जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है। तो जब और मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है जी, भस्मीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मेरे इसको क्या जी, तो सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं मेरे इसको, बिल्कुल सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए जी, यहाँ पर Mg मैग्नीशियम है, और ये क्या है जी, O2 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्या है, धातु, जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा जी तो यहाँ पर क्या बना रहा है मेरे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी। तो बना रहा है कि नहीं मेरे इसको, यहाँ पर मेरे इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी। तो समझ गए, क्या आप समझ गए, बताइए जी, क्या आप समझ गए, तो कहेगा 100% मैं समझ गया, बिल्कुल हम समझ गया जी, ठीक है। यहाँ पर मेरे इसको हम संतुलित कर दिए, मेरे इसको यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे इसको 2 लिखा हुआ है, क्या संतुलित करना है, संतुलित मेरे इसको किए जिसलिए लिखेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हम जब भी अभिक्रिया होता है मेरे इसको, ठीक है जी, तो अब जब ये अभिक्रिया यहाँ पर रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन हुआ मेरे इसको जब हम सूत्र मेरे इसको, ठीक है जी, सूत्र और संकेतों के माध्यम से इसको लिख दिए तो आपका क्या समीकरण हो गया। और समीकरण को अगर आप बाइलेंस करके नहीं लिखिएगा तो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। इसलिए बाइलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4 और 2 लिखे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखे। तो पहला, क्या आपको गुण याद हो गया धातु का रासायनिक गुण जी, बताइए, बिल्कुल याद हो गया। जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो भस्मीय या क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, सिंपल तो है। नेक्स्ट समझिएगा जी, नेक्स्ट आपको समझना है इसको, जब धातु जल के साथ आपका अभिक्रिया करेगा, ठीक है जी, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे इसको, तो क्या बनाएगा जी, तो आपका मेरे इसको हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और साथ में आपका क्या बनाएगा जी, आपका साथ में बनाएगा मेरे इसको क्या जी, तो ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है जी। समझ रहे हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है जी, मतलब H2 मुक्त करते हैं और ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। समझिए, बताइए मेरे बात को, क्या मेरे बात को आप समझ गए, भली भांति बताइए जी, मेरे बात को समझ गए, तो बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए। उदाहरण से समझिए जी, तो यहाँ पर सोडियम एक धातु है, ठीक है जी, H2 क्या है जी, जल है। तो जब दोनों आपस में मिलेगा, मतलब दोनों अभिक्रिया करेगा जी, तो यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपका जल, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, मेरे इसको मुक्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे सॉरी आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मेरे इसको मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन हम यहाँ से मेरे इसको उत्सर्जित हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। समझ गए जी, आप सिर्फ मेरे इसको आप ये याद रख सकते हैं मेरे इसको, ठीक है जी, कि जब आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है जी, ठीक है जी, कि एक धातु Na है, ठीक है, जल है, तो ये जब मेरे इसको, ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, सिर्फ आप ये भी याद रख सकते हैं। तो मेरे इसको आप लिख दीजिएगा कि धातु के साथ अभिक्रिया करके ये मुक्त होता है, ये और साथ में ये बनता है, ठीक है। या मेरे इसको सर आप ये एग्जाम्पल आप मेरे इसको एग्जाम में लिख देते हैं मेरे इसको, ठीक है, ये क्या है जी, आपका एक समीकरण है, ठीक है।
इसको भी आप लिख देते हैं मेरे स्कूल, तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे समझिए जी। नेक्स्ट हमें समझना है जी। ठीक है जी, तो अब धातु की रसायन से किसके साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा जी? तो अम्ल के साथ। ठीक है जी, तो धातु अम्ल के साथ, ठीक है जी, जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है जी। समझिए, बिल्कुल आप समझिए। उदाहरण समझिए मैंने इसको, Na क्या जी, धातु है, HCl क्या जी, एक अम्ल है। जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पर बनाएगा क्या जी, इसको क्या क्या पढ़ते हैं जी, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मेरे इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये है कि मेरे इसको ये है क्या चीज़, तो ये हमारा यहाँ पर लवण है। NaCl क्या जी, लवण है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे इसको, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है जी। तो यहाँ पर मेन मेरे इसको यहाँ पर क्या है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर साथ में और क्या बनाता है जी, लवण बनाता है जी। तो यहाँ पर लवण बनाता है, ये आपका मेन नहीं मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मेन की हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। समझ गए? आपको हम 3 ठो गुण पढ़ा दिए धातु के रासायनिक गुण जी। पहला क्या था जी, पहला था हमारा जो धातु था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था जी। तो क्या कर रहा था जी, जब धातु और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो भस्मी ऑक्साइड या मेरे स्कूल कह सकते हैं आप कि क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं ना जी, बिल्कुल लिखा हुआ ना, बिल्कुल लिखा हुआ। दूसरा आपको पढ़ा है मेरे स्कूल, जब मेरे स्कूल धातु है जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है मेरे स्कूल, तो क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, और साथ में ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। समझाए ना जी, बिल्कुल। नेक्स्ट समझाएं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो 3 ठो आपको भली भांति याद हो चुका होगा। नेक्स्ट जी मेरे स्कूल, धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों से अभिक्रिया कर कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देता है। ठीक है जी, ये आपका चौथा गुण है मेरे स्कूल धातु का रासायनिक गुण। तो आपको एक रिएक्शन हम पढ़ाए थे, आपको याद आ रहा होगा जी, आपको याद आ रहा होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, बताइएगा कि हम जो कम क्रियाशील मेरे स्कूल जो तत्व होते थे मेरे स्कूल, ठीक है जी, ठीक मेरे स्कूल, कम क्रियाशील तत्व होते थे मेरे स्कूल, उसके उसको क्या करता था, उसके मेरे स्कूल यौगिक से विस्थापित कर देता था। ठीक है जी, अधिक क्रियाशील तत्व। ठीक है जी, जो अधिक क्रियाशील था उसको मेरे उसको कम क्रियाशील को क्या करते, उसके यौगिक से क्या करते थे, विस्थापित कर देते। इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए मेरे इसको चौथा गुण। ठीक है जी, धातु तो धातु तो धातु के साथ रिएक्शन करता है, मेरे इसको, लेकिन मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, धातु मेरे इसको अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों से अभिक्रिया करता है। ठीक है जी, लवणों से अभिक्रिया करता है। धातु मेरे इसको क्या करता है, धातु अगर धातु का अभिक्रिया कराना हो तो धातु किससे अभिक्रिया करेगा, एक लवण होना चाहिए। ठीक है जी, मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों से अभिक्रिया कर कम क्रियाशील धातु को, ठीक है जी, धातु अपने से कम क्रियाशील, ठीक है जी, एक धातु होना चाहिए, एक धातु के लवण होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवणों से, ठीक है जी, धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण से अभिक्रिया करता है। ठीक है जी, जो धातु है जो अपने से कम क्रियाशील मेरे इसको धातु को लवण से अभिक्रिया करता है। ठीक है, धातु मेरे इसको अपने से कम क्रियाशील और मेरे इसको धातु में लवण के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है जी, अभिक्रिया करके, ठीक है जी, या कर, ठीक है मेरे इसको कम क्रियाशील धातुओं का करता है, विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील धातु का कहते विस्थापित कर देता है। समझ रहे मेरे इसको, यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण। ठीक है जी, आपको यहाँ पर उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे इसको, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पर मिटा देता हूँ, समझिएगा जी। ये क्या उदाहरण है, CuSO4 प्लस में आपका क्या है जी, आपका Zn है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 और Cu को क्या कर देगा, फेंक देगा अलग है जी। ठीक है जी, क्योंकि कम क्रियाशील है जी। ठीक है जी, ये कम क्रियाशील है। ठीक है जी, ये जो यहाँ पर था ये इसके साथ था, तो इसको फिर इसको आपको हम एग्जाम्पल्स भी समझाए थे मेरे सुन। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील इसलिए इसको बाहर फेंक दिया, ये अधिक क्रियाशील था। तो जब मेरे इसको समझिए,
मेरे को आपको एग्जाम्पल समझ दिया, यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, मेरे को हमको और पढ़ाना है, ठीक है, तो क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल समझिए कि यहाँ पर क्या करेगा, जो मेरे को ये धातु क्या था, धातु ये सॉरी सी यू क्या कर देगा, ये जो जेड एन है फेंक देगा बाहर, ठीक है जी, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो यही चार था मेरे को धातु के रासायनिक गुण जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। धातु है जो मेरे को कम क्रियाशील, ठीक है जी, जो धातु है मेरे को कम क्रियाशील, ठीक है जी, अपने से कम क्रियाशील धातु, अपने से कम क्रियाशील धातुओं को लवणों से भी क्रिया करता है, ठीक है जी। धातु है जो अपने से कम क्रियाशील, ठीक है जी, कम क्रियाशील धातुओं को लवणों से भी क्रिया करता है। धातु धातु आपका भी क्रिया नहीं करता मेरे को धातु में, मेरे को पहले इसके बाद पहले जो बात हम बोला था वो गलत बात बोले थे मेरे को, उसके लिए रियली आपसे सॉरी जी, ठीक है। मेरे को धातु अपने से कम क्रियाशील और धातु को लवणों के साथ भी क्रिया करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। इससे हम जो पहले आपको जो बताए थे, इसको हम पढ़ रहे थे मेरे को, ठीक है, जो पढ़ के हम थोड़ा सा आपको बात बताए थे वो थोड़ा मेरे को वहाँ पर मिस्टेक हो गया हमको उससे बोलने में जी, ठीक है, उसके लिए सॉरी जी। तो मेरे को जो धातु है जो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को लवणों के साथ भी क्रिया करता है, और करके मेरे को क्या करता है जी, जो कम क्रियाशील धातु होता है जी, कम क्रियाशील जो धातु होता है मेरे को उसको भी स्थापित कर देता है जी, ठीक है जी। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे को ये जो धातु है जो कम क्रियाशील है, यहाँ पर धातु है जो क्या अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, ये इसको तो बाहर फेंक रहा है कि नहीं, बिल्कुल फेंक रहा है जी। तो 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे को धातु के रासायनिक गुण जी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं जी। चारों अगर रासायनिक गुण आपसे लिखने के लिए कहा जाता है, आप 100% लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। मेरे को अब इसको अगर इसको आप याद रखना चाहते हैं तो आपको रिविजन करना होगा जी, प्रैक्टिस करना होगा जी। अब सोचिएगा हम एक बार में नहीं याद हो जाता है, ठीक है जी, इसको हम 2 से 3 बार, जब पढ़ाने के लिए आता हूँ ना तो 2 से 3 बार मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। आप जो समझते हैं मेरे को कि टीचर की सारी चीज़ कैसे याद होता है, तो याद उसको एक बार में नहीं होता है, तो कितना बार उसके पीछे उसके लिए टाइम वो दिया होगा जी, ठीक है, कैमरे के पीछे बहुत टाइम देता है उस चीज़ को, जब तक वो 100% कॉपी मेरे को समझ नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक आपको समझाएगा नहीं जी, समझ रहे मेरी बात को। तो हम ज़्यादा अब टाइम को वेस्ट नहीं करते मेरे को, हम आगे अब बढ़ते हैं मेरे को, आगे हम पढ़ने वाले हैं अधातु के रासायनिक गुण जी, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा अधातु के रासायनिक गुण जी, ठीक है, आपको भली भांति याद हो चुका होगा धातु का रासायनिक गुण जी, ठीक है। और जब हम अधातु के रासायनिक गुण पढ़ लेंगे तो आपको हम बताएंगे यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे, किस टाइप का आपका प्रश्न पूछा जाता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला है अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जी। पहला जो सुनो धातु के रासायनिक गुण में क्या पढ़ाए थे, जो धातु था, धातुएं सुनो क्या करता था जी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या बनाएगा जी, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा अधातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब जी, ठीक है जी। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जी। उदाहरण समझिए, सी यहाँ पर क्या है जी, मतलब कार्बन एक धातु है, यहाँ पर ऑक्सीजन है जी, ठीक है जी। तो आपका धातु यहाँ पर ऑक्सीजन जब मिला तो यहाँ पर बनाया मेरे को CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं मेरे को, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अम्लीय ऑक्साइड, इसको बोलेंगे क्या जी, अम्लीय ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बना जी, अम्लीय ऑक्साइड बना। नेक्स्ट मेरे को वहाँ पर आपको समझाए थे धातु, अगर धातु का मेरे को रासायनिक गुण आपको आ गया तो आप धातु के रासायनिक गुण लिख सकते हैं जी, 2 से 3 ठो जी, ठीक है जी, 2 से 3 ठो आप लिख सकते हैं मेरे को, ठीक है जी, 2 से 3 ठो आप 2 ठो लिख सकते हैं मेरे को, ठीक है, ठीक है, सिंपल 3 ठो अगर लिखना है तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा तीसरा टेढ़ा है, ठीक है। मेरे सुनो आपको समझाए थे कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है जी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक मतलब मेरे को ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है जी। लेकिन यहाँ पर क्या करता है मेरे को अधातु जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं, मेरी बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे सुनो अधातु प्राय अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते, लेकिन कुछ अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ अम्ल के साथ मेरे सुनो अधातु क्या करते हैं, अभिक्रिया मेरे सुनो, परंतु कुछ अम्ल धातुएं क्या करते हैं जी, ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अम्ल है, ठीक है जी,
कुछ अम्ल है मेरे सुनो जो अधातुएं क्या करते हैं जी, ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो अधातु प्राय क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है जी। परंतु कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। मेरे सुनो कुछ अधातुएं हैं ना जो ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। समझ रहे हैं? ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। उदाहरण समझ लीजिए मेरे सुनो, सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मेरे सुनो H2SO4 एवं NO2, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं, बनाता है जी। ठीक है, समझिए बताइए। बिल्कुल आप समझ गए 100% जी। H2SO4, ठीक है मेरे सुनो, H2SO4, ठीक है जी। इसको क्या पढ़ेंगे जी, H2SO4, इसको मेरे सुनो ये किसका सूत्र है जी, तो इसको ये मेरे सुनो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है जी। NO2 को क्या पढ़ेंगे जी, मेरे सुनो क्या पढ़ेंगे बताइए, क्या पढ़ेंगे बताइए जी, तो NO2 है जी। ठीक है, साथ में बनाते हैं जी। क्या पढ़ेंगे आप जानते हैं जी। नेक्स्ट मेरे सुनो अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मेरे सुनो क्लोराइट बनाती है। ठीक है, याद करना पड़ेगा जी, आपको याद करना पड़ेगा मेरे सुनो, आपको याद करना पड़ेगा मेरे सुनो। ठीक है जी, समझे मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। ठीक है, अधातुएं क्लोरीन के साथ, ठीक है जी, अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मेरे सुन क्या बनाते हैं जी, आपको मेरे सुन क्लोराइट बनाते हैं। क्लोराइट क्लोरो सॉरी मेरे क्लोराइट बनाती है। ठीक है मेरे सुन, उदाहरण समझिए, एच यहाँ पर क्या है जी, धातु है, Cl क्या है जी, क्लोरीन है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा जी, HCl। ठीक है मेरे सुन, बनाया आपको मेरे सुन, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब आपका क्या बनाया जी, आपका ये क्लोराइट, इसको क्लोराइट बनाती है। ठीक है जी, तो समझिए मेरे सुन, बताइए 4 ठो अभी तक हम बताएं तो कहेगा बिल्कुल। पहला जो अधातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा अधातु जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं। तीसरा अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या करते हैं मेरे इसको, ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। तीसरा जी समझिए। चौथा जी, जो धातुएं हैं मेरे वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है जी, या क्लोरीन से या धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जी, मेरे इसको कैलोरो सॉरी मेरे इसको कैलोराइट बनाते हैं। कैलोराइट बनाते हैं जी। ठीक है जी, कैलोराइट बनाते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है जी, 5वां है मेरे सुनो, ठीक है, जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पर लिखा हूँ। धातु है जी, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं जी, तो हाइड्रा मेरे सुनो समझिएगा मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, लाइन चला गया था मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे सुनो अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मेरे सुनो हाइड्राइड बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं जी, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है जी, क्या बनाते हैं जी, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप? उदाहरण समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर एस प्लस, यहाँ पर क्या जी, मतलब एस प्लस H2 मिलकर क्या बना जी, यहाँ पर बना H2S। ठीक है जी, H2S। ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाते हैं जी, तो हाइड्राइड बनाते हैं जी। ठीक है, हाइड्राइड बनाते हैं। समझ गए? तो आपको 5 ठो हम पढ़ा दिए मेरे सुनो धातु के रासायनिक गुण जी। ठीक है, धातु के रासायनिक गुण हम 5 ठो आपको पढ़ा दिए जी। ठीक है जी, समझ गए? बिल्कुल जी। धातु के रासायनिक गुण हम 4 ठो आपको पढ़ाएंगे। अब मेरे सुनो, अब आपको समझाना है मुझे कि यहाँ से मेरे सुनो किस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का यहाँ पर मेरे सुनो कि टाइप। ठीक है जी, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान समझिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, धातु एवं अधातु में अंतर
अंतर लिखे। ठीक है जी, क्या पूछा गया है जी? पूछा गया धातु और अधातु में अंतर लिखे जी। ठीक है जी, तो ये आपसे नहीं ना पूछा गया है जी, बोला गया है जी कि आप जो अधातु धातु में जो अंतर लिखिएगा वो रासायनिक गुण पर लिखिएगा या फिर इसको भौतिक गुण पर लिखिएगा जी। हम कोई गुण पर हम अधातु धातु में हम अंतर लिख देंगे जी। ठीक समझ रहे मेरी बात को? और जब ऐसे पूछा जाएगा मेरे स्कूल, तब भौतिक गुण पर अधातु धातु में अंतर को लिख देना है जी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है जी कि धातु एवं अधातु के धातु अधातु के भौतिक गुणों पर अंतर लिखें। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है जी, यहाँ पर अधातु धातु में जो अंतर लिखे कहा गया है किसके गुणों पर जी? तो भौतिक गुणों पर आपको लिखने के लिए कहा गया जी। धातु एवं अधातु में, ठीक है मैंने सुनो, ठीक है जी, धातु एवं धातु में मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों पर अंतर लिखे। ठीक है जी, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, रासायनिक गुणों के आधार पर ठीक है जी, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो। तो आपका मेरे सुनो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका मतलब 5 अंक का प्रश्न आपका इस तरह से पूछ सकता है जी। ठीक है, समझ गए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका मेरे सुनो 3 तरह से पूछ सकता है। ठीक है जी, पहला पूछेगा धातु और धातु में अंतर लिखे, दूसरा पूछेगा धातु एवं धातु के भौतिक गुणों पर आपको क्या करना है? अंतर लिखना है। धातु और धातु में आपको जो अंतर लिखना है यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको भौतिक गुणों पर लिखना है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर क्या कहा गया जी? जो आपको रासायनिक गुणों पर क्या करना है जी? रासायनिक गुणों के आधार पर आपको धातु और धातु में अंतर लिखना है जी। समझ गए? तो आपका यहाँ 3 तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अब पूछा गया प्रश्न जी, तो आप समझिए आपको 5 अंक आपको 100% मिलेगा जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप 5 अंक 100% लेकर आइएगा जी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे सुनो। अब हमें मेरे सुनो 3 से 4 प्रश्न पढ़ना है जी। ठीक है, उसको पढ़ देंगे, आज की क्लास आपका समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, हमें 4 ठो क्वेश्चन और पढ़ना है और हमारा की आज की क्लास क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा जी। पहला क्वेश्चन मेरे सुनो, ध्वनिक या सोनू रस किसे कहते हैं जी? ठीक है, ये पहला हमारा क्या मेरे सुनो क्वेश्चन है जी। तो इसको आप ध्यान से समझिए जी। ठीक है, आपको समझना बिल्कुल ही छोटा सा क्या मेरे सुनो क्वेश्चन है। ठीक है मेरे सुनो, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं यहाँ पर मेरे सुनो एक पॉइंट लिखूंगा, उसको आपको ध्यान से समझना है जी। ठीक है, बिल्कुल आपको जो मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूँ जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हमें अपने एक पॉइंट लिखने। ठीक है, तो सोनोरोस मेरे सुनो, सोनो रस या ध्वनिक किसे कहते हैं समझिए जी। मेरे सुनो, आप स्कूल में ऐसा घंटी देखे होंगे, ऐसा एक लकड़ी का बना हुआ देखे होंगे, तो कहेगा बिल्कुल देखे। ठीक है जी, तो जब इसको इस तरह से मेरे सुनो क्या होती है घंटी, जो मेरे सुनो घंटी होता है मेरे सुनो क्या है, ये हमारा धातु का होता है और इसमें मेरे सुनो ये जो लगा हुआ ये पकड़ने वाला है। ठीक है, इसको पकड़ कर मेरे सुनो जब इससे इस पर पीटा जाता है, तो यहाँ मेरे सुनो पीटा जाता है तो मेरे सुनो यहाँ से एक क्या होता है जी? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है मेरे सुनो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी को तो कहते हैं ध्वनि मेरे सुनो ध्वनिक या सोनो रस। तो समझ गए हूँ मेरे सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि सोनू रस या ध्वनि किसे कहते हैं तो कहेगा बिल्कुल बता सकते हैं हम मेरे सुनो।
ये घंटे किसका बना है? धातु का। तो बिल्कुल ध्यान सुनिए, जब धातु को, ठीक है, जब घंटे कैसे बना हुआ? धातु को जी। तो जब धातु को, ठीक है जी, किसी ठोस किसी ठोस वस्तु से पीटा जाता है, ठीक है जी, जब इसको किसी ठोस वस्तु से, ये जिसमें घंटे धातु का बना होता है, इस पर जब पीटते हैं तो इसमें से क्या होता है? एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है सुन, उत्पन्न होती है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सोनोरस, या कहते हैं इसको ध्वनिक, ठीक है जी। लिखिए, समझ मेरे सुनो, आपको लिखना इस तरह से, जब धातु को किसी ठोस वस्तु से पीटा जाता है तो उसमें से उत्पन्न ध्वनिक को ही क्या कहते हैं जी? सॉरी, उसमें से उत्पन्न ध्वनि, ठीक है जी, ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय की घंटी की ध्वनि को क्या कहा जाता है जी? सोनोरस कहा जाता है। सोनोरस से कहा जाता है। समझ गए मेरे सुनो? जो विद्यालय की घंटी की ध्वनि है मेरे सुनो, उसको क्या कहते हैं? उसको सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं जी। ठीक है, अगर समझिएगा जी, तन्यता किसे कहते हैं? ये हमारा एक प्रश्न है मेरे सुनो कि तन्यता किसे कहते हैं। तो मेरे सुनो, एक अगर धातु है, ठीक है, उसको पीट कर एक हम लंबा तार बना दिए मेरे सुनो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेरे सुनो धातु के इसी गुण को हम कहते हैं तन्यता। तो बिल्कुल छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है जी। तो मेरे सुनो देखिए, यहाँ पर एक धातु है, ये धातु है, इसको धातु को पीट कर क्या करते हैं मेरे सुनो, हम एक लंबा क्या करते हैं मेरे सुनो, तार बना दिए, ठीक है मेरे सुनो। तो धातु के इसी गुण को तो तन्यता कहते हैं जी। तो आपको लिखना मेरे सुनो, समानतः धातुओं को पीट कर एक लंबा तार बनाया जा सकते हैं। धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए। छोटा सा प्रश्न है जी। एक मेरे सुनो, समानता धातुओं क्या कर सकते हैं जी? मेरे सुनो, समानता धातुओं को पीट कर एक लंबा लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। आगे समझिएगा जी, आघात वर्धनीयता, ठीक है जी, ये क्या होता है समझिए। तो मेरे सुनो, एक धातु है, ठीक है, अगर उसको धातु को हम पीट कर चादर के रूप में उसको ढाला जा सकता है, तो धातु के इसी गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो क्या आप समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए मेरे इसको, ठीक है। हमारे पास ये धातु है जी, ठीक है, इस धातु को मेरे इसको हम पीट कर क्या करते हैं? एक चादर के रूप में यहाँ पर मेरे इसको ढाल देंगे, ठीक है जी। क्या करते हैं? चादर के रूप में इसको हम ढाल दिए मेरे इसको। तो धातु के इसी गुण को क्या करेंगे? इसी गुण को हम कहेंगे, इसी गुण को क्या कहेंगे जी? आघात वर्धनीयता। तो आपको लिखना मेरे इसको, समानता धातुओं को पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के इसी गुण को ही क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा। अगर पूछा जाए कि सोनोरस किसे कहते हैं, तो कहेगा जब धातु को किसी ठोस वस्तु से पीटा जाता है तो उसमें से उत्पन्न ध्वनि को ही सोनोरस कहा जाता है। पूछा जाए तन्यता किसे कहते हैं, तो समानता धातुओं को पीट कर एक लंबा लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। आगे पूछा जाए आघात वर्धनीयता आघात वर्धनीयता मेरे समझिए, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझिए? तो कहेगा मेरे समानता धातुओं को पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के इसी गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, कहा जाता है, ये कहते हैं, ठीक है जी। तो समझ गए होंगे मेरे स्कूल। मात्र एक प्रश्न और पढ़ना, एक प्रश्न और पढ़ेंगे, हमारा क्लास आज का क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। आपको मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है जी? सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है जी? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे स्कूल आपको हम पढ़ाए थे मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल वायु के संपर्क में आकर स्वतः मेरे स्कूल जलने वाला तत्व कौन है जी? तो मेरे स्कूल आपको बताए थे कि वो आपका सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लिथियम भी है ना मेरे स्कूल। बिल्कुल आपको हम बताए थे मेरे स्कूल कि वायु के संपर्क में आकर स्वतः मेरे स्कूल जलने वाला तत्व कौन है जी? तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। मेरे स्कूल ये क्या है जी? तो ये हमारा मेरे स्कूल ये इसमें किरोसिन तेल है, और ये मेरे स्कूल क्या है जी? सोडियम को इसमें डुबो कर रखा गया है मेरे स्कूल। क्यों रखा जाता है, यही सवाल है मेरे स्कूल, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिए मेरे स्कूल। जी सोडियम है ना, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एक सोडियम है जी, ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान समझिए।
ये सोडियम है ना मेरे स्कूल, ठीक है, जो मेरे स्कूल अधिक क्रियाशील है जी, ठीक है, ये क्या है जी, ये अधिक अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील तत्व है जी, ठीक है मेरे सुनो अधिक क्रियाशील है जी, ठीक है, जो सोडियम है जो अधिक क्रियाशील है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है, तो जैसे मेरे सुनो इसको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है जी, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये मेरे सुनो क्या होता है जी, जल जाता है, ठीक है, जैसे मेरे सुनो ऑक्सीजन इसको मिला, तुरंत ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और इसको ऑक्सीजन क्या होगा मेरे इसको भस्मी बना देता है, मतलब इसको जला देता है। समझ रहे, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे थे मेरे, समझ रहे हैं मेरे सुनो, सोडियम को मेरे सुनो किरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है मेरे सुनो, तो इसलिए रखा जाता है मेरे सुनो क्योंकि किरोसिन तेल में ये क्या होता है मेरे सुनो, ऑक्सीजन होता है मेरे सुनो, लेकिन उतना ऑक्सीजन नहीं होता जिससे ये संपर्क करके अपना काम बना सकते हैं, मतलब ये जल सकता है, उतना नहीं होता, ठीक है जी, इसलिए मैंने सुनो इसको क्या मैंने सुना, अगर इसको किरोसिन तेल से बाहर निकल जाए तो बाहर क्या था जी, बहुत ऑक्सीजन होता है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो ये मात्र कितना डिग्री के तापमान पर ये मेरे सुनो ऑक्सीजन से संपर्क करके जल जाता है मेरे सुनो, तो ये कमरे के ताप पर जी, कमरे के ताप, ठीक है, कमरे का ताप कितना होता है 27 से 28 डिग्री मेरे सुनो, कमरा का ताप कितना होता है जी, तो 28 से 27 होता है, ठीक है मेरे सुनो, तो मात्र इतने ही तापमान पर, इतने ही टेम्परेचर पर मैंने सुनो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है जी, जल जाता है, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, इसको जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है जी, ज़्यादा तापमान की जरूरत नहीं, मात्र कमरे के ताप पर, मतलब जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उसी कमरे के टेम्परेचर पर, तापमान पर अगर इसको ऑक्सीजन को सॉरी सोडियम को मेरे सुनो किरोसिन तेल में रखा है, अगर उसको निकाल दीजिएगा बाहर तो ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है भस्मी बना देगा, मतलब इसको जला देगा, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, समझ गए कि क्यों रखा जाता है सोडियम को किरोसिन तेल में, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए कि ये अधिक क्रियाशील है, ये मात्र कमरे के ताप पर ही क्या कहता है ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या होता है जी, जल जाता है जी, ठीक है। और किरोसिन तेल में इसलिए डुबा कर इसको रखा जाता है, किरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा उतना नहीं होता है, बहुत कम होता है, जिससे ये क्रिया नहीं करता है, ठीक है, और नहीं जलता, मतलब इसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है जी, ठीक है, मतलब ये अपना काम बना ही नहीं सकता है जी, ठीक है मैं सुन, मेरी बात को ध्यान समझिए, ये अपना काम नहीं बना सकता है, ठीक है, मतलब ये नहीं जल सकता है, ये बिल्कुल सुरक्षा रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, बता दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल बता दीजिए। सोडियम क्रियाशील मेरे सुनो, जो सोडियम है अधिक क्रियाशील मेरे सुनो आपका क्या है जी, धातु है, ठीक है जी, सोडियम जो है जी अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, समझे मेरे बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है, जल जाता है, ठीक है जी, ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं इसको, इसको हम किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं जी, ठीक है, डुबो कर रखा जाता है। तो लिख लीजिएगा मेरे सुनो कि सोडियम को किरोसिन तेल में मेरे सुनो डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो लिखना मेरे सुनो कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जी, यदि इसे खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के ताप पर ही, ठीक है जी, कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाता है, ऐसा ना हो इसलिए इसे, ठीक है जी, अब यहाँ पर इसे की जगह पर सोडियम ही लिख सकते हैं, ठीक है जी, इसे मतलब सोडियम किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है जी, इसको इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है मेरे इसको, क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन होता है लेकिन इसमें उतना ऑक्सीजन नहीं होता जितना ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल सके जी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाला जाता है मेरे इसको, तो कमरे के ताप पर ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जल जाता है जी, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है जी कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को किरोसिन तेल में डुबोकर, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिए, डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसको क्यों रखा जाता है,
ये भी आपका सवाल हो सकता है, क्यों रखा जाता है। ठीक है जी, ये आपका सवाल होगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए 100%, आपको 2 बार हम समझा दिए। ठीक है जी, समझ रहे हैं। सोडियम कमरे का ताप वहीं ऑक्सीजन से प्रकट करके जल जाता है मेरे सुनो, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होता है, ये क्या तो मेरे सुनो कम रहेगा। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से वर्क नहीं करता है। ठीक है जी, और मेरे सुनो ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया नहीं करता, नहीं जलता मेरे सुनो, बिल्कुल सुरक्षा रहता है ये मेरे सुनो, बिल्कुल बेहतर रहता है मेरे सुनो, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा मेरे सुनो, और आपको ये बताना है कमेंट करके, क्या आपको 100% क्लास में समझ में आया जी। बिल्कुल 100% आना चाहिए मेरे सुनो, मैं आपको बिल्कुल सीधा तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, अगर आप सीधे तरीके से क्लास में शुरू से अंत तक बने होंगे तब जी। तो मेरे सुनो आपका ये चैप्टर को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा जी, तो आपका मेरे सुनो 3 दिन और लगेगा, मतलब 3 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हम कर देंगे मेरे सुनो। आपका चैप्टर ये आप समाप्त होने के कगार पर रहता है मेरे सुनो, आपको मात्र ये मेरे सुनो लास्ट क्लास ये मेरे सुनो आपका चौथा क्लास होता है जी। ठीक है, लेकिन आपका ये दूसरे क्लास से मेरे सुनो, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम आ जाता है मेरे सुनो जिसकी वजह से जी। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।